नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अमेरिका से एक के बाद एक लगातार बुरी खबर आने का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है और अब सवाल उठ रहा है कि साहेब अब मुंह कैसे दिखा पाएंगे, क्योंकि घर के अंदर से आवाज उठने लगी है। अमेरिका में आज फिर एक बार एक बड़ी वारदात हो गई है और आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह जी। शीतल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि हमारे साहेब जिनके आगे बार बार झुकते चले जा रहे हैं, उन डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अमेरिका में क्या गुस्सा इतना ज्यादा है? आज जो गोलीबारी की वारदात हुई और जिसमें सुरक्षा कर्मियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बचाया, हालांकि जब वो बचाकर उनको ले जा रहे थे तो उस बीच में वो गिर भी पड़े। ये दिखाता है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, या इसके पीछे की वजह कुछ और है? कई बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जो इस समय दुनिया में दक्षिणपंथ की नीतियां हैं जहां जहां हैं, और कोई भी नीतियां हैं, एक्चुअली इस समय आर्थिक असफलताएं बहुत हैं और मनुष्यों के बीच जो आर्थिक विभाजन है उसने बहुत कठिनाइयां पैदा कर दी हैं। इस दुनिया के सबसे रईस देश में, जो अमेरिका तो भाई सारी दुनिया का सबसे रईस देश है, 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था है, 34-35 करोड़ लोगों का मामला है, उनको संयोजन करने की बात है। उसके 10 या 15 ऐसे कारपोरेशंस हैं जो दुनिया में कहा जाता है कि 25 से 30% दौलत उन्हीं के पास है। तो इतना संकेंद्रण होने के बाद, और अभी भी डॉलर की सुप्रीमेसी है, 75-80%, 82% उसी का कंट्रोल है। तो इसके बावजूद उस देश में इस तरह की परिस्थितियां रहे कि बहुत सारे लोग जो है भिखारी की हालत में हों, बहुत सारे लोग होमलेस हों, बहुत सारे लोग नशेड़ी होके मर जाएं और उनकी देखभाल न हो, स्वास्थ्य शिक्षा वगैरह में बजट कटौतियां हों, ये सब समझ से परे है। लेकिन अब यही नीतियां हैं दुनिया की और इन्हीं नीतियों को अंगीकार लोग करा रहे हैं, तो उससे फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है समाज में। दूसरे इनकी नीतियों से जो सारी दुनिया में कोलाहल मचता है, पहले पहल जब ये सूचना आई तो मुझे शंका हुई कि कहीं इसका संबंध गल्फ वगैरह की इस समय चल रहे वार से ना हो, चूंकि एक बड़ी आबादी ईरान की भी वहां रहती है और बहुत सारे निर्दोष ईरानी मारे गए हैं। लेबनान में बहुत सारे निर्दोष लेबनानी मारे गए हैं। गजा और वगैरह में लगातार हिंसा होती ही रहती है इनकी कृपा से। तो इनके खिलाफ इस तरह का गुस्सा रखने वाला एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ओवरऑल जो संस्कृतियों का की लड़ाई इधर इस्लाम बनाम अन्य की चल रही है, वो भी एक बहुत बड़े हिस्से में बेचैनी और गुस्सा पैदा करती है। तो मुझे सबसे पहले हम सब लोगों को, चूंकि भारत में इसकी बात ज्यादा होती है, तो पहली शंका उधर जाती है। लकीली जो नाम आया उसमें वो शंका निर्मूल हुई। लेकिन अब ज्यादा डिटेल्स अभी नहीं हम देख पाए कि क्या कारण थे, क्यों ऐसा उस फैसले पे गया, अभी आए भी नहीं है उतने ज्यादा। तो ये स्थिति है निश्चित तौर पर। वैसे इनके तो खैर चुनाव प्रचार में भी आप जानते हैं बाल बाल बचे हैं, तो इनका दूसरा जन्म है। सच्ची बात तो ये है कि इनको ये स्वीकार करना चाहिए कि इनको ये दूसरा जन्म मिला है। लेकिन ये इतने युद्धों वगैरह में जा रहे हैं और जिस तरह के नीति निर्धारण कर रहे हैं, उससे तो समाज में असफलताएं ज्यादा पैदा हो रही हैं, ज्यादा लोगों के हिस्से में असफलताएं आ रही हैं। इससे कड़वाहट पैदा हो ही सकती है। अब मैं नहीं उसको तर्क नहीं देना चाहता, ये सब करना कोई ठीक काम नहीं है, लेकिन परिस्थितियां तो ठीक नहीं है, इसमें तो क्या शक। जी लेकिन जिस डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अमेरिका में इस तरह के हालात है, और अमेरिका किसी भी तरह से एक आइडियल कंट्री तो कम से कम नहीं हो सकता, जी जी। उसकी तुलना में हमारे देश में एक सरकार, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिकवाद और पता नहीं क्या क्या। शीतल सर, अब तक विपक्ष आरोप लगाता था, राहुल गांधी आरोप लगाते थे, बाकी लोग आरोप लगाते थे। हमने कुछ महीने पहले खबर पढ़ी कि अमेरिका में ये सुगबुगाहट है कि आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए। अचानक आरएसएस के नेताओं का अमेरिका जाने का सिलसिला बढ़ जाता है, पता नहीं क्यों। और फिर जी मोहन भागवत के एक करीबी नेता का बयान। और राम माधव सिर्फ आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं है, बल्कि हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ है, अंग्रेजी जी भाषा पर अच्छी पकड़ है, आरएसएस के प्रवक्ता रह चुके, इसलिए जानते हैं कि कम बोलना चाहिए। और हम लोग पत्रकार के तौर पर जब उनसे पूछा करते थे तो वो बहुत ही नपे तुले अंदाज में वो कहते थे, जी जी। और बोलने से पहले 2 बार डिस्कस करते थे। तो बोलना, माफी मांगना, अब वो माफी मांगते रहे, पलटते रहे, लेकिन पूरी दुनिया के सामने वो वीडियो अब इतिहास का एक अंग बन गया है। क्या जो राहुल गांधी कहते थे, आरएसएस ने उसको इंडोर्स कर दिया है कि हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है अमेरिका के आगे? देखिए, जो भारतीय दक्षिण पंथ है, आप तो खैर आप भी एक अच्छा अनुभव है आपको लंबा।
और जिन लोगों को जो मेरी उम्र के हैं या आसपास के होंगे, छठवें सातवें दशक में जीवन के हैं, उन सब लोगों को ये याद होगा कि जनसंघ के रूप में भी, आरएसएस के रूप में भी, हिंदू महासभा के रूप में भी और आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी भारतीय दक्षिण पंथ का एक सपना रहा है हमेशा कि वो कैपिटलिज्म के मक्का अमेरिका से अपने संबंध बेहतर करे। भारत देश का जहां तक सवाल है, ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जिससे अमेरिका से हमारे यहाँ हमेशा शंका वाले संपर्क रहे। संपर्क रहे, हमेशा रहे, हर सरकार के रहे, लेकिन उसमें शंका बनी रही और बहुत सारा हमारा नेतृत्व ऐसा रहा जो उस शंका को जब-जब मंच मिला या कोई मौका मिला तो उसको प्रकट भी करता था और उसके आधार पर व्यवहार भी करता था। बहुत सारी किताबें हैं दुनिया में जो लिखी गई हैं, जो हमारे पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री वगैरह रहे हैं, खासकर इंदिरा गांधी जी वगैरह के बारे में, जिसमें हम अमेरिकी प्रशासन की कड़वाहट भी देखते हैं, झुँझलाहट भी देखते हैं और उनको इससे आपत्ति रहती थी या खिसियाहट रहती थी कि भारतीय प्रधानमंत्री अपने विवेक से फैसले लेते हैं और बहुत से मामलों में अमेरिकन नीतियों से ज्यों का त्यों सहमत नहीं होते। उस समय भी भारतीय जनसंघ, आरएसएस और जो अब बीजेपी है और इनके मुखपत्र और इनके आइडियालॉग्स जो है, वो प्रो अमेरिकन अप्रोच अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रखते थे। ऐसे बहुत से विद्वान पत्रकार थे हमारे यहाँ, जैसे अरुण शौरी जी वगैरह थे। ये सब लोग जो है उस ज़माने में जो माने जाते थे कि राइट विंग के पत्रकार हैं, जो बहुत प्रसिद्ध भी रहे, बड़े पत्रकार भी रहे। इन सब लोगों की भी तमाम पुस्तकें, भाषण, लेख हैं हज़ारों की तादाद में, जो हमें प्रो वेस्ट और पर्टिकुलरली प्रो यूएस करने की कोशिश करते थे। तो जब इनकी अपनी सत्ता आ गई 2015 में, 2014 मई में पूरी तरह से, और मोदी जी तो अपने जीवन में बहुत बार यूरोप और अमेरिका जाते-वाते रहे। जब वो मुख्यमंत्री रहे तो उनका जब वो 2002 के घटनाक्रम की वजह से उनका वीज़ा-वूज़ा निरस्त हो गया था, तो उससे वो बड़े मर्माहत थे। प्रधानमंत्री होते ही उनको ये सुविधा मिल गई और कि वो वीज़ा-वूज़ा उनका एंडोर्स हो गया, वो कोई इश्यू नहीं है। तो तब से ये लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका से हमारे रिश्ते बेहतर हो। आरएसएस ने तो इधर एक एजेंसी लगाई थी, वो खबर आ गई थी, उसके बाद डिनाई-विनाई किया गया, लेकिन वो तो रिकॉर्ड पर है कि आरएसएस वहाँ की एक लाइज़ा कंपनी को अच्छे खासे पैसे पे कर रहा था, अपने बारे में अमेरिकी प्रशासन में अफ़र्मेटिव विचार लाने के लिए। तो जो ये राम माधव की यात्रा है, सुना है होसबोले साहब भी गए हुए हैं। वहाँ जो अन्य इनके ऑर्गेनाइजेशन के जो डुप्लीकेट्स हैं अमेरिका में जो काम करते हैं, वो सब अपनी ओर से लगे हुए हैं। ट्रम्प के चुनाव प्रचार में उन्होंने अपनी ओर से भागीदारी कर रखी थी। लेकिन जो आर्थिक नीतियाँ हैं, जिनके आधार पर लोग अपने फैसले करते हैं, उनको समझने को ये तैयार नहीं है। उन नीतियों के अनुसार अमेरिकन कोई पॉलिटिशियन होगा तो वो अमेरिका के इंटरेस्ट सर्व करेगा। और अमेरिका के जिस तरह का अमेरिका है, जो उसका ढांचा है, जब तक इसमें कोई मूलभूत चेंज नहीं होता, उसके इंटरेस्ट को अमेरिका के इंटरेस्ट सर्व करते समय भारत उसके लिए उसी भूमिका में होगा जिस भूमिका में हम आप उसे आज देख रहे हैं। और उस भूमिका में भारत से या भारत जैसे किसी भी देश से अमेरिका अपने इंटरेस्ट की चीजें एक्सट्रैक्ट करता है। किसी को वो फायदा दुनिया में पहुंचाने के लिए बना हुआ देश है ही नहीं। वो अपने फायदे के लिए अपने फैसले करता है। ये चीज इसमें कोई आइडियोलॉजिकल मैत्री वो किसी से नहीं निभाता। उसने यूरोप को छोड़ दिया, अभी देख रहे हैं यूरोप के सारे लोग इधर से उधर तिनके की तरह बिखरे पड़े हैं। नाटो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था, इतने दिन का कोहेशन सब एक युद्ध में इस समय धराशायी पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने हित देख रहा है। अपने हित के हिसाब से इस समय उसके सामने आर्थिक चुनौती चीन के रूप में पैदा हो गई है, जो रोज बड़ी हो रही है। उसे अपने डॉलर बचाना है, उसे ब्रिक्स से बचना है, उसे यूरो से लड़ना है और उसे गल्फ में कंट्रोल रखना है। उसके चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं और दुनिया में विपरीत ध्रुव है जो मतलब उसको सामरिक चुनौती भी देते हैं रूस चीन के रूप में। उसको इतना आसान नहीं है कि वो अभी उसने धमकी भड़की की। ये जब टैरिफ वार चलाया उसने शुरुआत तो चीन के लिए की थी, चीन से की थी, बाद में वो फैलता गया दुनिया में। चीन पे तो उस तरह से लागू नहीं कर पाया, दुनिया के दूसरे देश हम लोग जैसे फंस गए उसमें। ये जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी है और आरएसएस की विचारधारा का दोष है,
इन लोगों के पास कभी कोई क्वालिटी मतलब आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल्स नहीं थे। हमेशा इनके पास एक दोयम दर ये पूरी समझ ही दोयम दर्जे की थी, एक गुलामी की समझ थी, जो भारत में ब्रिटिश से लड़ते समय मुसलमान से लड़ रही थी। जब हम गुलाम थे, हमें अंग्रेज से लड़ना था, तो ये जो विचारधारा थी, ये मुसलमान से लड़ रही थी, जिसे ब्रिटिश चाहते थे कि लड़ो। बांटो और शासन करो के लिए जरूरी था कि हिंदू मुसलमान भारत में लड़े, जिससे 3 लाख, साढ़े 3 लाख ब्रिटिश जो है, 19 करोड़ भारतीयों पे, 18 करोड़ भारतीयों पे राज करें, इसको लूटें, इसको व्यवस्थित करें और इसको अपने राज के नीचे रखें। कभी कभी लेकिन जो उनकी जरूरत थी, उसको पूरा करने के लिए ये विचारधारा उस समय सर्विस लेके प्रस्तुत थी। तो ये सबऑर्डिनेशन इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। अमेरिकी या यूरोपियन भारत को उसी संदर्भ में देखते हैं जब ये राइट विंग के लोग उनके सामने जाते हैं, और जब इनके सामने इनसे अलग हमारे नेतृत्व के लोग गए, मनमोहन सिंह तक, और उन्होंने बताया कि हम एक आजाद देश है, हम अपने फैसले खुद करते हैं, अपने हितों के अनुसार करते हैं, जैसे आप अपने हितों के हिसाब से करते हैं, तो हमारी आपकी बराबरी की बातचीत होगी, सबऑर्डिनेशन की नहीं। लेकिन इन्होंने उसको फिर से, अब इनको 12 साल मिल गए, इन्होंने धीरे धीरे इसको वहीं पहुंचा दिया जहां आजादी की लड़ाई के समय में ये मुस्लिम लीग और उस समय के हिंदू महासभा और आरएसएस ने पहुंचा रखा था कि वो हमें दोयम दर्जे का और सब सर्विएंट मानने लगे। वही हमने अपने को प्रस्तुत कर दिया है। इसीलिए हम उनके किसी भी काम की, किसी भी फैसले की, किसी भी बयान की, किसी भी हमारी बेइज्जती किया, हमारी सरकार की ओर से कोई जवाब आता ही नहीं है। वो सरकार प्रमुख की ओर से तो सवाल ही नहीं है, सिर्फ प्रशंसा जाती है। जी। लेकिन एक सवाल, कई बार दक्षिणपंथी विचारधारा में भी सत्ता के लिए आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। आरएसएस के नंबर 2 का अमेरिका जाना, मोदी को लेकर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आना, राम माधव जो बोल गए बंद कमरों की बैठकों में, हो सकता है ये लोग बोलते हो, लेकिन खुलकर पब्लिकली वो अनजाने में या नासमझी में तो नहीं हुआ है। अब ये हम मान ले कि जो अपोजिशन कह रहा है, कम से कम इस मामले में आरएसएस उसमें सुर मिलाते हुए नजर आ रहा है, और अब मोदी के लिए मुंह दिखाना मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि राम माधव की जुबान से इस देश के लाखों स्वयंसेवकों ने बोल दिया है कि मोदी जी अब बस, बहुत हो गया। देखिए, इसको ऐसे मत देखिए। आरएसएस अपने पूरे कार्यकाल के सबसे बेहतर दिनों में इस समय है। आरएसएस के पास अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर इस दौर में पैदा हो गया है। जगह जगह, जैसे बीजेपी के हर जगह हर जिले में दफ्तर बन गए, इनके भी बन गए। राष्ट्रीय दफ्तर आप जानते ही हैं कि जो झंडे वालान में था, उसकी जगह कितना बड़ा मल्टी स्टोरीड और 7 स्टार ऑफिस बन चुका है। नागपुर की जगह एक दूसरा केंद्र भी उनका जनरेट हो चुका है। तो हमारे देश की शिक्षा और ये आपका कल्चर विभाग पूरी तरह से इनके कब्जे में है। देश के हर कुलपति वगैरह की नियुक्ति में इनका हाथ है। एक एक असिस्टेंट प्रोफेसर इन्हीं के यहाँ से वो पाता है, और पैसे रुपए की भरमार निजी तौर पर भी और सांगठनिक तौर पर भी हो रही है इनके लिए। इनको दान देने के जो भी अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे हैं, इनके फेवर में कर दिए गए हैं। इस समय ये कल्पना करना बिल्कुल बेसिर पैर का होगा कि आरएसएस और इनमें कोई अंतर्विरोध है। ये सब बेवकूफी की बात है मेरे हिसाब से। ये सब बहुत संगठित तौर पे कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य है, गलतियां इनसे क्यों नहीं होंगी। ये अमेरिका को तेल लगाने के क्रम में गलती हो गई है। बीजेपी के लोग अपने ओर से तेल लगाते हैं, मोदी जी सरकार की ओर से अपनी ओर से लगाते हैं, आरएसएस अपना लगाने में लगा हुआ है। उस तेल लगाओ कार्यक्रम की वजह से वो बात निकल गई जो बात थी, जिसको यहाँ मीडिया के जरिए और दूसरी चीजों के जरिए लीपा गया था, वो बात वहां निकल गई। साहबों, अपने जब आदमी अपने से बड़े के सामने होता है और किसी को बड़ा समझता है जब साइकोलॉजिकली, तो उसकी बात ये तो ये आप देखिए कि वो भाषा ये बताती है क्या कह रही है वो राम माधव की भाषा। ये कितना शर्मनाक है इस देश के लिए। इसमें आजादी का कोई स्वर ही नहीं है, वो एक गुलाम की भाषा है जो मालिक से कह रही है कि हुजूर, आपने जो कहा हमने वो किया सर, माई बाप। आपने ज्वार कहा ज्वार पहुंचाई, बाजरा कहा बाजरा पहुंचाया, अरहर की दाल भी ले आए हैं, अब तो हमें जूता न मारो। ये कह रहा है वो आदमी। आलोचना इसकी होनी चाहिए। इन लोगों ने हमारी आजादी को बेच दिया अमेरिका के सामने। इस देश के दक्षिण पंथ ने इस देश के साथ, हमको और आपको गद्दार कहते हैं, इन्होंने गद्दारी कर दी, प्रूवन है अब ये।
और ये बहुत खतरे में इन्होंने हमें आपको डाल दिया, क्योंकि ये पूरा अमेरिका जिस चीज को चाहता था, इन्होंने उसको हाथ में दे दिया। वो हमें अब हमेशा दोयम समझेगा, हमें उस सब सर्विएंट ही समझेगा, उनका हर लीडर उनका। इसीलिए हमारे मुंह पे वहां से आके उनका एक थिंक टैंक हमारे देश में, हमारे देश की राजधानी में हमारे मुंह पे कहा गया कि जो गलती हमने चीन को विकसित करके की, वो हम भारत के मामले में नहीं करने जा रहे हैं। आप बताइए, इस देश की सरकार की ओर से कुछ बोला ही नहीं गया, कोई स्टैंड ही नहीं है हमारा। हमारी आजादी की पूरी जो लड़ाई हुई, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान दी, लोगों के घर गिराए गए, लोगों को काला पानी किया गया, लोगों को जेलों में सड़ाया गया, लोगों को बेंत मारे गए, कोड़े मारे गए, तमाम तरह के कष्ट लोगों ने सहे। उसके बाद जो हमने अपने को सार्वभौम होने का अधिकार हासिल किया, आजाद होने का अधिकार हासिल किया, अपना संविधान अंगीकार किया, अपने को गणतंत्र घोषित किया, इन लोगों ने मिट्टी में मिला दिया। एक बात और, अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बारे में एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो शायद हम लोग अपनी जुबान से लेना भी नहीं चाहेंगे। सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन आया नहीं, लेकिन अब वो एक के बाद एक हम तो झुकते जा रहे हैं। अमेरिका में जाकर उनकी धरती पर संदेशा दे रहे हैं कि हुजूर माई बाप सब कुछ कर दिया, आप बताइए क्या क्या करना है। और वहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनको ईरान वाले युद्ध पे मंजूरी लेनी है, अभी सिर्फ कुछ दिन का समय उनके पास बचा है, उनके अपने सांसद उनसे नाराज बताए जा रहे हैं, पता नहीं मंजूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन उनकी अपनी पार्टी के सांसदों ने, 7 सांसदों ने अमेरिका के संसद में एक बिल पेश कर दिया, H1B वीजा के जो रोकथाम, उसका ये बाकायदा उन्होंने कहा है कि H1B दुरुपयोग रोकथाम बिल 2026, जिसका मकसद शीतल सर वो अमेरिकियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। और सबसे हैरत अंग्रेज आंकड़ा, जो 85,000 H1B वीजा अमेरिका हर साल जारी करता है, उसमें से 63,000 वीजा भारतीयों को वो जारी करता है। इतना बड़ा बिल अमेरिका की संसद में, ये अब तो सीधे सीधे भारतीयों के पेट पर एक तरह से लात मारने वाली बात है। और ये वो भारतीय हैं जो योग्य है, जो सक्षम है, जो बुद्धिमान है, जो अमेरिका की इकोनॉमी में जाके कंट्रीब्यूट करते हैं, अमेरिका को फायदा पहुंचाते हैं। यानी अब उन्हें किसी भी तरह के भारतीय नहीं चाहिए अमेरिका में। नहीं, निश्चित तौर पर भारत उनके लिए क्यों होगा प्रमुख भाई? ये तो भारत वालों को समझना चाहिए। अमेरिका के लिए अमेरिका प्रमुख है। अब उनकी जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए, अपने देश की बेरोजगारी, अपने लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिए वो ऐसा फैसला, वो सार्वभौम देश है, ऐसा ही फैसला करेंगे, ऐसे ही हमें करना चाहिए। इससे हमें दो सबक है इसमें। एक, इससे हमें अमेरिका को समझने में साफ-साफ हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा वहां क्या भविष्य है। दूसरे, इससे हमें ये सीखना चाहिए कि एक सार्वभौम देश अपने हितों के लिए कैसे फैसले करता है। हमने क्यों उनके कहने पे ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था? क्या है इसका जवाब? ये राष्ट्रभक्ति है? ईरान जो हमें बिना किराया लिए अपने जहाज में अपने कुएं से तेल निकाल के भर के बिना इंश्योरेंस का खर्चा लगवाए हमारे पोर्ट पे डिलीवर कर रहा था और हमें छूट भी दे रहा था और रुपए में हमसे खरीद फरोख्त करा रहा था, रुपया हमारे बैंक में रख रहा था, हमने क्यों खत्म किया? ये हमने किसने किया? मोदी सरकार ने किया। क्यों किया? ये देशभक्ति है। तो हम अगर देशभक्त नहीं है तो हम दूसरे को कैसे कह सकते हैं कि वो अपने देश के अपने हित में कैसा नहीं कर सकता? भले ही उससे हमें नुकसान हो रहा हो, हम नुकसान की बात तो कर सकते हैं, वो तो होना ही है। हमें इन विकल्पों पे तो काम करना ही पड़ेगा कि हम अपने यहाँ से लोगों को पढ़ा लिखा के योग्य बना के अमेरिका निर्यात कर रहे हैं कि वो अमेरिका का विकास करें। हमें तो ये होना चाहिए कि हम अपने लोगों को अगर विकसित कर रहे हैं तो वो भारत का विकास करें। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि हमारे आईआईटीएंस, हमारे बिजनेस मैनेजमेंट के लोग और हमारे सॉफ्टवेयर के ढेर सारे इंजीनियर हमारे देश का विकास करने के लिए की जगह जाके दूसरे देशों का विकास कर रहे हैं। हमें तो इस परिस्थिति को बदलना ही चाहिए। अब हम वहां से धकियाए जाए तब हम इनके बारे में सोचें, ये तो कोई मतलब नहीं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हम यही करते हुए पाए जा रहे हैं। एक सवाल सीता सर घरेलू राजनीति का भी, आम आदमी पार्टी के 7 सांसद अभी टूट कर गए। राज्यसभा में बिना कुछ किए दिए पंजाब में 2 विधायक, लेकिन सांसद उनके 6 हो गए।
और पता नहीं कब तक भगवंत मान की सरकार बची रह पाएगी या वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे, ये पता नहीं। एक खबर निकलकर बीजेपी के सूत्रों के हवाले से आ रही है कि अब इसी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल करने का एक लक्ष्य बना लिया है, 240 सांसद, 32-33 उनको और चाहिए। अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी वाला प्रकरण हुआ कि पार्टी का विलय हो गया, जबकि पार्टी का विलय होता है तो संगठन बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन स्पीकर अपना है, चेयरपर्सन अपना है, सब कुछ बिल्कुल सेट है और दोनों को ही अपनी वफादारी साबित करनी है। इस तरह की खबर आ रही है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल जो बड़े राजनीतिक दल है, कांग्रेस छोड़कर, क्योंकि कांग्रेस के पास आज की तारीख में 98 सांसद है, उसका 2/3 लेके आ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन बाकी राजनीतिक दलों पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा है इंडिया गठबंधन में पर। देखिए, ये तो हमेशा ही रहा है और वो ज़रूर चाहेंगे कि उनके लिए जो संविधान वगैरह बदलने के लिए अहर्ताएँ हैं, वो उनके पक्ष में चली जाएँ और जिस तरह से आम आदमी पार्टी से 7 उनको सांसद एक साथ मिल गए हैं राज्यसभा में, एक उसमें से दिल्ली की हैं, बाकी 6 पंजाब से। तो ये जो है, उनके लिए तो बढ़िया ही है भाई। उनके बिल्ली के भाग से छींका टूट रहा है, तो वो ऐसा प्रयास दूसरे दलों में नहीं करेंगे। ऐस वो तो पहले से ही ऐसे प्रयास करते रहे हैं। तो इसमें तो कोई शंका की बात ही नहीं, बिल्कुल ऐसा प्रयास करेंगे और ऐसा मौका अगर लोग देंगे तो वो ऐसा करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे? और उसके बाद फिर देश की राजनीति, क्योंकि एक तरफ सरकार जो पूरी तरह से झुकी हुई नजर आ रही है, विपक्षी इंडिया गठबंधन 2024 के बाद एग्रेसिवली मोदी गवर्नमेंट को घेरता हुआ नजर आ रहा था। इस बार सदन में उनका जो महत्वाकांक्षी बिल था नरेंद्र मोदी का, उसको गिरा पाने में भी इनको कामयाबी हासिल हुई। अगर उस तरफ जाता है, वो खुला खेल फर्रुखाबादी जो कहा जाता है, फिर उसके बाद इस देश की राजनीति कैसे बदलेगी और उसका असर भारतीयों पर क्या पड़ेगा? देखिए, कुछ चीज़ों को छोड़ के ज़्यादातर चीज़ों में तो उनके मन के फैसले वो करा ही ले रहे हैं। वो सिर्फ़ एक-आध चीज़ें संविधान संशोधन में जो 2 तिहाई बहुमत से होती हैं, वो उनको आड़े आ रही हैं और ये सब अगर होता रहा तो वो भी उन आड़ जो है खत्म हो जाएगी। तो ये तो निश्चित तौर पर देश के नागरिकों को सोचना है, उनके बनाए हुए रीजनल और अन्य दलों को और उन पर दबाव उनको बना के रखना होगा। अगर उनको इस देश में संविधान की सुरक्षा करनी है, एक नागरिक अधिकार की सुरक्षा करनी है, अपने को फिर से गुलाम नहीं बनाना है, तो ये तो सारे नागरिकों की ज़िम्मेदारी है, मीडिया की भी है, जुडिशरी की भी है, जो भी भारतीय है और अपनी आज़ादी का की अनुभूति रखता है, आज़ाद ख़्याल रखता है, ये उस सब की ज़िम्मेदारी है, सबको प्रेशर ऐसा बनाना होगा कि ऐसा ना हो, ऐसा होना तो कोई अच्छी बात होगी नहीं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सीता सर, आपने बहुत सारी जानकारियों से हमारे दर्शकों को रूबरू करवाया। और अमेरिका, हम जानते हैं कि अमेरिका से पता नहीं क्यों बुरी खबरें आने का दौर अभी समाप्त होने की संभावना तो नजर नहीं आ रही है। चूंकि हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए सीता सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं संतोष जी, माफ़ करिएगा 2-3 दिन इधर भाग-दौड़ बहुत रही, नहीं आपके साथ पहले मिल पाए। धन्यवाद नहीं आपको, नहीं आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। नहीं सीता सर, हम तो परेशान करते रहते हैं और हम जानते हैं कि आपकी व्यवस्था बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसी तरह से परेशान करता रहूंगा मैं आपको। जी, जी, स्वागत है।